प्यारे बच्चों, वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कैप्टन राजेश कुमार तिवारी, नेशनल इंटर कॉलेज हंडिया प्रयागराज में इतिहास विषय का प्रवक्ता हूँ। आज मैं आपको कक्षा 11 इतिहास विषय के अध्याय 5 यायावर साम्राज्य के विषय में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ दूंगा। प्यारे बच्चों, किसी भी अध्याय के विषय में जानकारी करने से पहले हम उसकी एक रूपरेखा बना लेते हैं कि इस अध्याय में हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। इसलिए मैंने भी इस अध्याय के लिए एक रूपरेखा बनाई है। इसके अंतर्गत हम ऐतिहासिक घटनाक्रम, प्रमुख तिथियों में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। मंगोलों के इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं, उसकी जानकारी करेंगे। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी चर्चा करेंगे। चंगेज खान ने जो एक अधिक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था की रचना की, उसकी चर्चा करेंगे। फिर मंगोलों के लिए व्यापार का क्या महत्व था, इस पर हम बात करेंगे। चंगेज खान के जीवन परिचय में उसके जीवन के विषय में जानकारी करेंगे। चंगेज खान ने कहाँ कहाँ विजय की तथा उसकी क्या उपलब्धियाँ थी, इसकी चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त मंगोलों की सफलता के कारण क्या थे कि उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण कर लिया। साथ ही साथ चंगेज खान के पश्चात मंगोल वंश का क्या हुआ, उसका विकास हुआ या विनाश हुआ। साथ ही साथ मंगोलों की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और उनके सैनिक संगठन के विषय में चर्चा करेंगे। और अंत में चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, इसकी चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, यायावर शब्द अपने आप में ही विरोधाभास का प्रतीक है। चूँकि यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़, घूमने वाले लोग, अतः यायावर शब्द अपने आप में अस्थायित्व का प्रतीक है। जबकि साम्राज्य शब्द हम भौतिक रूप से देखते हैं कि वह स्थायित्व या स्थिरता का प्रतीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यायावर साम्राज्य की जो अवधारणा है वह अपने आप में विरोधाभासी है। प्यारे बच्चों, मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में अपनी परंपराओं, सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित करके, परिवर्तित करके एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य की जो स्थापना की, यह अपने आप में बहुत ही इतिहास का रोचक विषय है। बच्चों, मैंने प्रयास किया है कि मैं ऐतिहासिक घटनाक्रम के द्वारा आपको इस अध्याय के विषय में पूरा जानकारी देने का प्रयास करूं। ऐतिहासिक घटनाक्रम के तहत मैंने इस मंगोल साम्राज्य की सभी प्रमुख घटनाओं को एक जगह चार्ट के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ तिथियां हैं और दूसरी तरफ प्रमुख घटनाओं का विवरण दिया गया है। प्यारे बच्चों, लगभग 1167 ईस्वी मंगोल साम्राज्य का वह प्रारंभिक समय है, महत्वपूर्ण घटना है, जब तेमुजिन का जन्म होता है। तेमुजिन का जो हम बात कर रहे हैं वो चंगेज खान का प्रारंभिक नाम था। इसी तरह हम देखते हैं 1160 और 1170 का जो दशक है, ये लगभग 10 से 15 जो वर्ष हैं, इसमें हम देखते हैं कि ये चंगेज खान के लिए दासता और संघर्ष का समय रहता है। चूँकि इस समय उसे दास बना लिया जाता है, उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया जाता है, लेकिन वह अदम्य साहस के बल पर अपनी हिम्मत नहीं हारता है। इसी तरह 1180 और 1190 के हम दशक में देखते हैं कि वह कई संधियां करता है और
कई संबंधों से भी वो अपने आप को जोड़ता है। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं 1203 से 1227 का समय, ये चंगेज़ खान की विजयों और उसकी उपलब्धियों का काल है। बच्चों 1206 ये वह समय है जब तेमुजिन को, जो कबीलों की, सरदारों की एक परिषद है जिसे हम कुरलताई कहते हैं, वह उसे चंगेज़ खान की उपाधि देती है, जिसका मतलब होता है सार्वभौम शासक। इसी तरह हम देखते हैं 1227 ईस्वी में चंगेज़ खान की मृत्यु हो जाती है। 1227 में चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद 1227 से लेकर के 1241 समय का जो समय है वो चंगेज़ खान का तीसरा पुत्र है ओगोदेई, उसका शासनकाल है, जिसे चंगेज़ खान ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1227 से 1260 का जो समय है, ये तीन महान खानों, जो तीन मंगोल वंश के महान शासक थे, उनका शासनकाल है और साथ ही साथ मंगोल एकता की स्थापना का भी काल है। इसी तरह 1236 से 1242 के दौरान अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटती हैं। बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर मंगोलों की विजय होती है और ये बाटू चंगेज़ खान का सबसे बड़ा पुत्र जो जोची था, उसका पुत्र था। इसी तरह 1246 से 1249 ईस्वी हम देखते हैं कि ये ओगोदेई के पुत्र गुयूक का शासनकाल है। इसी तरह बच्चों 1251 से लेकर के 1260 ईस्वी का जो समय है वो मोंके, जो कि चंगेज़ खान के पौत्र और तुली के पुत्र का काल था, बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। इसके समय में सबसे ज़्यादा मंगोलों का साम्राज्य विस्तार हुआ। इसी तरह 1253 से लेकर 1255 ईस्वी का जो समय है, मोंके के अधीन ईरान और चीन पर मंगोलों का पुनः आक्रमण होता है और वो विजेता होते हैं। इसी तरह 1257 से 1267 ईस्वी का समय बाटू के पुत्र बरके का राज्यकाल है। इस समय सुनहरा गिरोह, जिसे गोल्डन हॉर्ड कहा जाता है, उस गिरोह के लोग नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं और इसे हम इले खान के विरुद्ध गोल्डन हॉर्ड और मिस्र देश की मैत्री का प्रारंभ भी इस समय देखते हैं। प्यारे बच्चों 1258 यह इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। इस समय बगदाद पर मंगोलों का आक्रमण होता है और अब्बासी खिलाफत का वहाँ अंत हो जाता है। मंगोल वहाँ कब्जा कर लेते हैं। मोंके के छोटे भाई हलाकू खान के अधीन ईरान में इलखानी राज्य की स्थापना 1258 ईस्वी में होती है। इसी तरह 1260 ईस्वी, इसमें हम देखते हैं कि पेकिंग में, जो कि चीन में है, पेकिंग में महान खान के रूप में कुबलई खान का राज्यारोहण होता है। चंगेज़ खान के उत्तराधिकारियों में 1260 में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। मंगोल राज्य अनेक स्वतंत्र भागों तथा अनेक वंशों में विभाजित हो जाता है, जिसमें तोलोई वंश, चगताई वंश और जोची का वंश है। और हम बाद में देखते हैं कि जो ओगोदेई का वंश है, जो चंगेज़ खान का पुत्र था, उसका वंश तोलियाद वंश में शामिल हो जाता है, समाहित हो जाता है। और तोलियुद वंश जो है वो चीन में युआन वंश की शुरुआत करता है और साथ ही साथ ईरान में इलखानी राज्य की स्थापना होती है। बच्चों 1295 से लेकर 1304 ईस्वी के दौरान ईरान में इलखानी शासक गजन खान का शासनकाल हम मानते हैं। उसके बौद्ध धर्म से इस्लाम धर्म की ओर प्रवृत्त होने के कारण गजन खान के बाद मंगोल शासकों ने भी इस्लाम धर्म की ओर प्रवृत्त होना शुरू कर दिया था। इसी तरह 1368 ईस्वी हम देखते हैं कि चीन में युआन वंश का समापन हो जाता है, युआन वंश समाप्त हो जाता है।
1370 से लेकर 1405 ईस्वी का ये काल है जिसमें तैमूर का शासन, जो कि अपने आप को चंगेज खान का वंशज बताता है, उसका शासन प्रारंभ होता है। और बरलास तुर्क होते हुए भी उसने अपने आप को चगताई वंश के आधार पर चंगेज खान का वंशज मानता है और साथ ही साथ वह स्टेपी साम्राज्य की स्थापना करता है। उसने अपने को गुरेगेन शाही दामाद की उपाधि वो प्राप्त करता है, खुद ही ले लेता है और वह चंगेज खान के कुल की एक राजकुमारी से विवाह करता है। बच्चों, इसी तरह 1495 से लेकर 1530 ईस्वी का काल भारतीय इतिहास के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जहीरुद्दीन बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, वह फरगना और समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बन जाता है। जब उसे वहाँ से खदेड़ दिया जाता है तो वह हिंदुस्तान आ जाता है और 1526 ईस्वी में दिल्ली और आगरा पर वो कब्जा कर लेता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। बच्चों, 1500 ईस्वी का समय ये जोची के कनिष्ठ पुत्र शैबान का वंशज शैबानी खान द्वारा तुरान पर अधिकार कर लिया जाता है। शैबानियों को उज्बेक भी कहा जाता था, जिनके नाम से ही वर्तमान में उज्बेकिस्तान नामक देश मौजूद है। इसी तरह 1759 ईस्वी भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीन के मंचुओं द्वारा, मंचू जात के लोगों द्वारा मंगोलिया पर या मंगोलियों पर विजय प्राप्त कर ली जाती है और 1921 में हम देखते हैं कि मंगोलिया अपने आप में एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में पूरे विश्व के समक्ष आता है। बच्चों, मंगोलों के इतिहास जानने के कई स्रोत हैं, जिसमें इतिवृत्त है, यात्रा संबंधी वृत्तांत हैं, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज हैं, लेकिन ये विश्वसनीय नहीं हैं, चूँकि इनकी रचना किसी ने प्रशस्ति के रूप में की है राजाओं की और किसी ने दूसरों से सुनकर इसकी रचना की है, इसलिए ये विश्वसनीय स्रोत नहीं माने जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शोध कार्य जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी इतिहासकारों द्वारा शोध किया गया है मंगोल शासकों के विषय में, वह बहुत ही विश्वसनीय साक्ष्य हैं। इन्हें इतिहास जानने के विषय में हम विश्वसनीय मान सकते हैं। और मंगोल इतिहास के स्रोत अरबी में, लैटिन में, चीनी में, मंगोली में, ढेर सारी भाषाओं में हमें मंगोली इतिहास के स्रोत प्राप्त होते हैं। बच्चों, अब हम मंगोलों की सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि के विषय में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंगोल किसी जन समुदाय का नहीं बल्कि विभिन्न जन समुदायों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। मंगोल समाज अनेक पितृपक्षी वंशों में विभक्त था। इसका प्रमुख कारण था उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का कम होना। हम देखते हैं कि उस समय धनी लोगों का राजनीति पर अत्यधिक प्रभाव था और आक्रमण एवं रक्षा के उद्देश्य से प्रायः परिवार के जो समूह थे वो अपेक्षाकृत धनी लोगों से, बड़े परिवार के लोगों से मैत्री करके एक परिसंघ का निर्माण कर लेते थे, एक संघ बना लेते थे। बच्चों, हम देख रहे हैं कि चंगेज खान ने एक अधिक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की। चंगेज खान द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था में पर्याप्त स्थायित्व था। उसने जिस तरह की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की रचना की, वह उस समय के किसी भी बड़े से बड़े
साम्राज्यों से लड़ने में सक्षम थी और उसकी मृत्यु के बाद भी यह व्यवस्था अस्तित्व में बनी रही। चंगेज खान की इस व्यवस्था में चीन, ईरान, पूरी यूरोप जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य थे उनको हराने की क्षमता थी इसके अंदर। चंगेज खान ने एक कुशल शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। बच्चों, मंगोलों के लिए व्यापार की क्या महत्ता थी, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। मंगोल पशुपालक एवं शिकारी थे, वो कृषि नहीं करते थे, इसीलिए कृषि उत्पादों के लिए उनको व्यापार पर निर्भर रहना पड़ता था। संसाधनों की कमी के कारण वह चीन के जो स्थायी निवासी थे उनसे वस्तु विनिमय करते थे, अर्थात जो वस्तु इनके पास थी ये चीनियों को देते थे और जो वस्तु की इनकी ज़रूरत थे बदले में उससे प्राप्त करते थे। स्वयं कृषि न करने के कारण, जैसा कि मैंने बताया, वो पशुपालक थे, इसलिए उन लोगों ने मंगोलों की कृषि उत्पादों की प्राप्ति के लिए उन्हें व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ा। उनकी व्यापार पर निर्भरता अत्यधिक बढ़ गई। इसी तरह अब हम देखते हैं चंगेज खान का जीवन परिचय। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमजिन था, जैसे मैंने बताया। 1162 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम यूसेजेई तथा माता का नाम ओलुनिके था। इनकी पत्नी का नाम बोर्टे था। तेमजिन के चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका अदम्य साहस था। साहसी होने के कारण ही तेमजिन ने बहुत शीघ्र ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उसने जमुका, जो उसका सगा भाई था, और ओंग खान, जो उसका चाचा लगता था रिश्ते में, उनसे साथ पहले मैत्री की और बाद में अलग अलग एक एक को पराजित किया। सन 1206 ईस्वी में मंगोलों के कबीलों का जो सरदारों की एक सभा होती है जिसको हम कुरिलताई कहते हैं, उन लोगों ने चंगेज खान को सार्वभौम शासक या चंगेज खान की उपाधि से विभूषित किया। प्यारे बच्चों, अब हम चंगेज खान की विजय तथा उसकी उपलब्धियों के विषय में चर्चा करेंगे। चंगेज खान ने 1215 ईस्वी तक चीन के काफ़ी हिस्से को जीत लिया। सन 1219 से लेकर 1221 ईस्वी के मध्य चंगेज खान ने बुखारा, समरकंद, बल्ख, हेरात आदि नगरों पर अधिकार कर लिया। बच्चों, यहाँ लाल रंग के तीरों द्वारा चंगेज खान द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया उसको दिखाया गया है। इसके साथ ही साथ ख्वारिज्म का सुल्तान मोहम्मद, जिसने कि चंगेज खान के दूतों का वध करवा दिया था, उसके खिलाफ भी मंगोल सेनाओं ने आक्रमण किया और वह अपना राज्य छोड़कर अजरबैजान भाग गया और अजरबैजान तक मंगोल सेनाओं ने उसका पीछा किया। यहाँ तक कि क्रीमिया में रूसी सेनाओं को पराजित करने के साथ साथ मंगोल सेनाओं ने कैस्पियन सागर में भी अपना घेरा डाल दिया। सन 1227 ईस्वी में महान शासक चंगेज खान की मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चों, मंगोलों की सफलता के क्या कारण थे? लोगों को उनकी सफलता से आज भी आश्चर्य होता है। उसके मुख्य कारण थे
युद्ध शैली में अनेक परिवर्तन एवं सुधार उन्होंने किए। घुड़सवार सेना में उन्होंने मंगोलों एवं तुर्कों की भर्ती की जो कि कुशल घुड़सवार होते थे। कुशल तीरंदाजों की सैन्य टुकड़ियों का अलग गठन किया कि जो कि इनकी तेजी को और बढ़ा देती थी युद्ध के दौरान। साथ ही साथ इन्होंने जो इनके घुड़सवार सैनिक थे उनको समीपवर्ती जो जगहें थी तथा मौसम की जानकारी भी उपलब्ध कराई जो कि युद्ध के समय बहुत काम आती थी। बच्चों, मंगोल सेनाओं ने बर्फ से जमी जो नदियां थीं उनको राजमार्ग की तरह प्रयोग किया और इसलिए वह सर्दी प्रारंभ होने पर भी अपने युद्ध के लिए प्रयाण करते थे, युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे। घेराबंदी यंत्रों एवं बमबारी का भी उन्होंने युद्धों में कुशल प्रयोग किया। एक नई और बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ हम देखते हैं कि चंगेज खान के इंजीनियरों ने हल्के चल उपस्करों सैन्य उपकरणों की रचना की जो कि युद्ध के मैदान में मंगोलों के बहुत ही काम आए। यहाँ हम देखते हैं कि चंगेज खान के पश्चात जो उसका वंश था उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। हम देख रहे हैं कि ये मंगोल वंश है। नीचे चंगेज खान से सारा शुरू होता है, ओगोदेई, चुगताई, जोची जो कि उसके पुत्र थे, उसके बाद बाटू जोची का पुत्र था। इस तरह पूरा वृक्ष की तरह जो है चंगेज खान के वंश बेल को यहाँ दर्शाया गया है। बच्चों, चंगेज खान की मृत्यु के उपरांत हम मंगोल साम्राज्य को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण जिसका समय 1236 से लेकर 1242 ईस्वी तक कह सकते हैं, मानते हैं, और इस समय रूस के स्टेपी क्षेत्र, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता मंगोलों ने प्राप्त की। इसी तरह दूसरा चरण 1255 से 1300 ईस्वी का है जिस समय समस्त चीन, ईरान, इराक और सीरिया में मंगोलों ने विजय प्राप्त की। इसी समय हम देखते हैं कि ओगोदेई जो कि चंगेज खान का तीसरे नंबर का पुत्र था, उसका उत्तराधिकारी था, उसका समय आता है और उसकी मृत्यु के बाद कुरलताई जो सभा परिषद होती है उसने ओगोदेई को सम्राट अर्थात कागान जिसे कहा जाता था उसे चुना। इसके बाद मंगोल वंश के एक महान शासक मोंके का शासनकाल आता है जिसने 1251 से लेकर के 1259 ईस्वी तक शासन किया। ओगोदेई की मृत्यु के पश्चात कुरिलताई ने मोंके को कागान या सम्राट चुना। मोंके के काल में उसके भाइयों कुबलई खान और हलाकू ने मंगोल साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। यहाँ आपको मंगोल साम्राज्य के विषय में दिखाया गया है, बताया गया है कि कितना विस्तृत मंगोल साम्राज्य था। यदि हम इसे आप देखें तो कैस्पियन सागर, काला बाइजेंटाइन साम्राज्य से लेकर के बगदाद, फारस, मंगोलिया, कराकोरम, चीन, कितना बर्मा, सारे हिस्सों में जो है मंगोलों का शासन फैला हुआ था। बच्चों, इसी तरह कुबलई खान जिसने 1260 से लेकर 1294 ईस्वी तक शासन किया, कुबलई खान महान खानों में से एक था। उसने कराकोरम को जीतकर कराकोरम के स्थान पर पीकिंग को मंगोल साम्राज्य की राजधानी बनाया। 1260 ईस्वी में कुबलई खान के समय में ही विश्व इतिहास में पहली बार उसके भाई हलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज के नोट चलाए। कुबलई खान ने संपूर्ण चीन, टोकिंग, जावा एवं बर्मा पर विजय प्राप्त की।
इसी तरह कुबलाई खान ने वेनिस के यात्री मार्को पोलो को यांग चाओ जैसे समृद्ध प्रांत का गवर्नर बनाया और पूरे चीन पर विभिन्न भौगोलिक खोजों के लिए भेजा। कुबलाई खान के बाद मंगोल साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो जाता है। बाद में गजन खान जैसे शासक जो सूफी संतों के प्रभाव में आ गए और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया और इसके बाद ये परंपरा आगे बढ़ती चली गई। कुछ मंगोल वंशों का अंत तैमूर लंग द्वारा भी कर दिया गया। बच्चों, अब हम मंगोल कालीन सामाजिक, राजनीति और सैनिक संगठन के विषय में चर्चा करेंगे। चंगेज खान ने पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया और विभिन्न वंशों तथा कुलों की एकीकृत कर इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान कर दी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध कर सरदारों की परिषद कुरिलताई द्वारा होता था। इस कुरिलताई में उत्तराधिकार संबंधी प्रश्न, लूट के बंटवारे संबंधी प्रश्न, जो भी समस्याएं होती थी वह इस कुरिलताई के माध्यम से हल की जाती थी। चंगेज खान ने पहले से ही एक हरकारा पद्धति, जिसे याम कहा जाता है, उसको अपना रखा था और उसके द्वारा वह साम्राज्य के दूर दूर के हिस्सों से संपर्क में रहता था और जानकारी प्राप्त करता रहता था। चंगेज खान की सेना स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव पद्धति पर आधारित थी, जिसमें उसने सेना को 10, 100, 1000 और 10,000, जिसे तुमुन कहा जाता है, उस इकाइयों में विभाजित कर दिया था। यास या यसाक नामक एक प्रशासकीय संहिता की भी हमको जानकारी मिलती है, जिसे हम चंगेज खान की विधि संहिता भी कह सकते हैं। यह विधि संहिता एक सशक्त विचारधारा थी और यह मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का संकलन थी। बच्चों, अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं और चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, इसकी चर्चा करेंगे। मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया और समृद्ध किया। चंगेज खान ने एक समृद्ध पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और व्यापार के लिए और बाजारों के लिए एक नई व्यवस्था की, उन्हें पुनर्स्थापित किया। मंगोल शासकों ने सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों को प्रशासन में और हथियारबंद सेना के रूप में भर्ती किया। इन मंगोलों का शासन बहुजाति, बहुभाषी और बहुधार्मिक था। यह उस समय के लिए बहुत ही असामान्य बात थी। मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों, जैसे भारत में मुगल शासन प्रणाली या पद्धति के लिए, उनके अनुसरण के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। आधुनिक युग में मंगोलिया गणराज्य की स्थापना हुई थी। आज के मंगोलिया में चंगेज खान को महान राष्ट्रनायक के रूप में देखा जाता है। वह आज भी मंगोलों के लिए आराध्य व्यक्तित्व है। बच्चों, अध्याय के अंत में आपके लिए कुछ गृह कार्य है, जिसमें पहला प्रश्न है, चंगेज खान कौन था और उसका साम्राज्य किन किन महाद्वीपों में फैला हुआ था। दूसरा प्रश्न है, मार्को पोलो कौन था। तीसरा प्रश्न है, चंगेज खान किस देश का राष्ट्रनायक है। इसी तरह चौथा प्रश्न है, चंगेज खान ने किसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया।
तथा पांचवा या अंतिम प्रश्न है चंगेज खान की हरकारा पद्धति पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।